नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही आप सभी की तैयारी। रेलवे की तरफ से एनटीपीसी की वैकेंसीज का कहीं ना कहीं बिगुल बच चुका है और देखा जाए तो 10,800 वैकेंसीज की इन्होंने चर्चा की है। हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है और इसके संदर्भ में मैंने कई सारी वीडियोस आपको बताई भी हैं और बनाई भी हैं कि इसके बारे में हमें क्या करना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी की बात किया जाए तो आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर हम लोग इसकी तैयारी किस प्रकार से करें। तो तैयारी पे फोकस करते हुए इसकी स्ट्रेटजी, किताबें कौन सी होनी चाहिए, क्या आपका सेफ स्कोर है, कट ऑफ कितना जाता है, इन तमाम चीजों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक बार भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी की बात किया जाए तो इसमें कैसे करें तैयारी और कैसे करें तैयारी में बहुत सारी बिंदु ऐसी आ जाती हैं, जैसे हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग करें, बुक्स पे ध्यान दें या हम किसी पीडीएफ से पढ़ें या अपने खुद के नोट्स बनाएं या कहीं से नोट्स मिल जाए उस पर हम लोग चर्चा करें। अगर हम लोग बात करें सेफ स्कोर का कि क्या सेफ स्कोर रहता है और सेफ स्कोर की बात है तो कट ऑफ कितना जाता है, हालांकि मैंने कट ऑफ की एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए बना दी थी। सारे अभी कमेंट्स में आपको ले लूंगा, परेशान मत होइए, सारी क्वेरी आपका क्लियर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एनटीपीसी की बात हम लोग यहां पे करें और परीक्षा प्लस की तरफ से क्या आपके लिए स्पेशल गिफ्ट हो सकता है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या बढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी टेक के पद? एक बहुत सारे बच्चे लगातार इस बात को पूछते आ रहे हैं कि सर क्या आरआरबी एनटीपीसी के पद बढ़ेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी के पद बढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई इसके लिए इतना आसान नहीं है। जैसे एनटीपीसी का इन्होंने 10,884, हालांकि जोड़ने पे 10,883 ही आ रहा है और इसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको एक अलग से ये वीडियो बना दी है। अब हमें इन्हीं वीडियो और इन्हीं बेस के आधार पे वैकेंसीज इंक्रीज करवानी है। उस वीडियो का लिंक आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन रही बात, इस सेशन में मैं आपसे केवल करने आया हूं कि हमें आखिर अपने एनटीपीसी की तैयारी कैसे करनी है, इसके एलिजिबिलिटी से संबंधित, इसके क्वालिफिकेशन से संबंधित, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन किसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, जिसकी भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक बार सबसे पहले देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज की बात करें। हालांकि ये वैकेंसीज बहुत कम है, 3404 और 7479, कुल मिला के जोड़ेंगे तो 10,883 होगा। 3404 इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नॉन सेफ्टी कैटेगरी में और कुछ आपके नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आपका इधर देखा जाए तो ये आपका एक ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th वाले पद की बात किया जाए तो 3404 है और अगर ग्रेजुएशन वाले पद की बात किया जाए तो 7,479 पद इन्होंने निकाला है। 10,884 खुद पद यहां पे बताते हुए कुल। अगर बात करें यहां पे इसके कैलेंडर की तो एक बार एनुअल कैलेंडर की बात कर लेते हैं कि जैसे कि आरआरबी ने बोला था कि भाई जुलाई से सितंबर में ये एनटीपीसी का क्या कर देंगे, एग्जाम या फिर नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो ये नोटिफिकेशन निकालने की बात किए थे। और इसी नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो अभी इन्होंने केवल वैकेंसी चार्ट के बारे में घोषणा की है। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन एग्जैक्टली आया नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि या तो जुलाई के लास्ट तक या तो 15 अगस्त से पहले पहले आपके सभी के फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, एनटीपीसी के चालू हो जाएंगे। और अब यह बात एक अलग बात है कि वैकेंसी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। वैकेंसी बढ़ाने का हम लोग तो पूरा प्रयास किया ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी पढ़ाई यहां पे बाधित नहीं होनी चाहिए, इस पे भी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो भाई अगर आपका जुलाई सितंबर में क्या हो जाएगा, जुलाई से सितंबर में ना मान के चलो, इसे आप अगस्त का पहला वीक ही मान के चलो कि फर्स्ट वीक में आपका क्या आ जाएगा, अगस्त फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपकी जो एग्जाम डेट है 3 महीना आप आगे मान के चलो, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आप एनटीपीसी के एग्जाम को क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही बात इसकी तैयारी करने के लिए तो इसकी तैयारी में अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी में बहुत सारे पद लेवल 2 के होते हैं, बहुत सारे पद लेवल 3 के होते हैं, बहुत सारे पद लेवल 4 के होते हैं, बहुत सारे लेवल 5 के होते हैं और बहुत सारे पद क्या होते हैं, लेवल 6 के भी होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 13 कैटेगरीज में ये वैकेंसीज निकालते हैं और 13 कैटेगरीज में लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक सारे आते हैं। इसी में आपके पसंदीदा पद जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया या फिर कुछ आपके जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, और अगर कुछ बात किया जाए जैसे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारे जो आपके, और एक ये सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सारे आपके चहेते पद होते हैं जो लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4 में आते हैं और इनकी सैलरी भी बहुत बेहतरीन होती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इनके चयन की प्रक्रिया देखा जाए तो जितने भी अलग अलग लेवल पे पद आते हैं सभी के चयन की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर है। सीबीटी 1 की बात किया जाए तो सीबीटी 1 सारे ही लेवल के लिए समान रहता है। सभी का उत्तर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ, अगर लेवल की बात किया जाए, सीबीटी 1 की बात किया जाए तो किसी भी लेवल पे हम लोग आएंगे, सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन होगा। लेकिन सीबीटी 2 क्या होता है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। इसे भी हम लोग थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलेंगे। अब रही बात अगर हम लोग अलग अलग लेवल की बात करें तो जैसे प्रीलिम्स का अगर हम लोग पैटर्न यहां पे देखेंगे तो जो प्रीलिम्स का पैटर्न होता है ये 90 मिनट का होता है और 90 मिनट में आपके 40 जनरल अवेयरनेस होते हैं, 30 आपका मैथ्स होता है, 30 आपका रीजनिंग होता है। टोटल जो पदों की संख्या यहां पे पूछी जाती है, टोटल जो आपका यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। और इसी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए सीबीटी 1 आपका क्या कराया जाता है और इसमें 1/3 आपकी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम लोग बात करें सीबीटी 2 की तो सीबीटी 2 में चाहे जिस लेवल की बात करें, चाहे लेवल 2 की, चाहे लेवल 3 की, चाहे लेवल 4 की, चाहे लेवल 6 की बात करेंगे, चाहे लेवल 5 की बात करेंगे, सभी का सीबीटी 2 का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। 90 मिनट होता है लेकिन प्रश्नों की संख्या यहां पे 120 हो जाती है, 100 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 20 बढ़ जाती है। आप देखोगे तो जनरल इंटेलिजेंस में 5 बढ़ गया है, मैथ्स में भी 5 बढ़ गया है और जीएस जो जीए है उसमें क्या बढ़ गया है, इन्होंने जनरल अवेयरनेस से लिखा है तो जनरल अवेयरनेस में इन पदों की संख्या 40 से बढ़ के क्या हो गई है, 40 से बढ़ के आपकी 50 हो गई है। क्लियर? तो ये हो गई है पदों की संख्या। अब अगर बात करें एक बार हम लोग सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करें यहां पे तो मैथमेटिक्स का अगर आप सिलेबस देखोगे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैथमेटिक्स में यहां पे पूछा ना जाए। जैसे आप नंबर सिस्टम की बात करो, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन की बात करो, चाहे एलसीएम एचसीएफ की बात करो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करो, परसेंटेज की बात करो, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, मतलब कि ये सारे के सारे टॉपिक यहां पे क्या किए जाते हैं, सारे ही टॉपिक आपके यहां पे पूछे जाते हैं। अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी लगभग इनमें सारे ही टॉपिक पूछे जाते हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस में बात करें तो आप एक बार सिलेबस भी देखोगे, इनके सिलेबस में भी कहीं ना कहीं ये जनरल अवेयरनेस लिखते हैं, मतलब कि ये स्टैटिक पोर्शन आपका क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद बात किया जाए तो साइंस का पोर्शन यहां पे क्या होता है, साइंस का वेटेज काफी ज्यादा होता है और साइंस जो पूछी जाती है ये बिल्कुल एनसीईआरटी के आधार पर पूछी जाती है। एनसीईआरटी में आप क्लास 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ये मान के चलो कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस में साइंस वाले सेक्शन को इन्होंने साफ साफ लिखा है लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई, बाकी पार्ट में तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन साइंस वाले में साफ साफ लिखा है कि सीबीएसई के लाइफ साइंस के 10th के स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा और ये 8, 9, 10 के साइंस की किताबों से अच्छी तरीके से प्रश्न पूछते हैं। जीएस में जीए की बात किया जाए तो उन्होंने बोला है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर यहां पे बात किया जाए तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हालांकि ये लिखते तो सारी चीजें हैं कि फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, बट ये जो क्वेश्चन पूछते हैं इंडियन ज्योग्राफी के पॉलिटिकल बाउंड्रीज से क्वेश्चन इनके क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें आगे की तो इन्होंने बोला जनरल साइंटिफिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया हो गया, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रिविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेबस पे जाओगे तो आपको लगेगा कि कितनी सारी यहां पे कहानी लिखी गई है, लेकिन आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि ये पूछते क्या है, ये पूछते हैं स्टैटिक जीके में फेमस पर्सन। किस पे पूछेंगे, फेमस पर्सन पे पूछेंगे। आप किस पे पूछेंगे, फेमस बुक्स पे, जो किताबें होती हैं और उनके राइटर, बुक्स एंड राइटर, इन पे आपके क्वेश्चन पूछेंगे। साथ में ही अगर बात किया जाए तो ये फोल्क डांसेस, जैसे क्या होते हैं, जो डांसेस वगैरह होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से होता है, फोल्क एंड डांसेस या फोल्क डांसेस बोल सकते हो, तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार क्वेश्चन ये क्या करते हैं, ट्राइब से भी उठा लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इनका क्या होता है, अवार्ड से इनके क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। उसके बाद फेमस प्लेसेस इन इंडिया, किससे पूछते हैं,
फेमस प्लेसेस इन इंडिया से क्वेश्चन पूछते हैं और इस प्रकार के इनके क्या होते हैं, इस प्रकार से इनके स्टैटिक के पार्ट होते हैं। यही नहीं, जो इनके कन्वेंशनल वाले पार्ट होते हैं वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका इसी स्टैटिक फैक्चुअल बेसिस पे ही पूछा जाता है। तो हमें दिमाग में इस बात को भी रखते हुए चलना है। अब रही बात, जब आपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, CBT 1 CBT 2 देख लिया, तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम इसकी तैयारी कहां से करें और किस प्रकार से करें। तो जैसे कि अगर हम किसी चीज की भी तैयारी करते हैं तो हमें चाहिए क्या भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम इस तैयारी को क्या करें, क्या सेल्फ स्टडी करें या फिर हम क्या करें, या फिर आपका हम कोचिंग ज्वाइन करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सेल्फ स्टडी करें या फिर हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं दोनों ही संदर्भ में बात करता हूं। दोनों को एक चीज मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी का केस ऐसे बच्चे जो लगातार पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल एग्जाम, जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो वहां की भी GS के, यहाँ की भी GS के लगभग सेम होती है, वहां की भी रीजनिंग यहाँ की भी रीजनिंग लगभग सेम होती है, इवन तो मैथ्स भी वहां का यहाँ का लगभग सेम होता है। तो वहां पे कोई खास अंतर नहीं आता। साइंस भी लगभग क्या होती है, सेम पूछी जाती है। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, सब कुछ सेम पूछा जाता है। तो अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो और इससे पहले आपने कोचिंग ले रखा है, तो मैं आपको बोलूंगा फिर आपको नए सिरे से कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए। और अगर आप बिल्कुल नए हो, जैसे 12th वाला पद है, ग्रेजुएशन वाला पद है, आप बिल्कुल 12th करके निकले हो, आप बिल्कुल ग्रेजुएशन करके निकले हो, अभी आपको कंपटीशन का ABCD भी नहीं पता है, अभी आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से चलना है, तब आपको पेड क्लासेस लेना चाहिए। और पेड क्लासेस लेने में कोई बुराई भी नहीं है। आप परीक्षा प्लस का लो या आपको जहां पे समझ में आता है वहां पे लो, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बट आप क्या है, आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप थोड़ा पेड क्लास से जरूर जुड़ो, क्योंकि वहां पे जब आप किसी को पैसा दे देते हो तो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है आपको रणनीतिक तरीके से, आपको सही तरीके से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने की, आपको समय समय पर मार्गदर्शन करने की। एक चीज समझिएगा, हो सकता है वही चीज आप 4 साल गलती करके सीखो, और हो सकता है आप जब क्लासेस ले लेते हो तो वही टीचर, एक टीचर के पास क्या होता है, हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, और वो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको वो 4 साल की चीज 2 महीने में बता देगा कि आपको ये गलती नहीं करनी। क्योंकि कोई भी एग्जाम केवल पढ़ने पढ़ाने से नहीं निकलता। किसी भी एग्जाम निकलने के लिए आपको यह पता होना चाहिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको कितने लेवल तक पढ़ना है, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने तो ऐसे पूरी मैथ का अथा है, पूरी रीजनिंग अथा है, और जीएस का तो कोई बोल सकते हो इसका रेंज ही नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक पढ़ते जाओ तब तक ही गया है जीएस अनंत काल तक चलता ही रहता है। तो इस कारण से आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए, किस बाउंड्री के अंदर हमें अपनी तैयारी करनी है जो आपके सिलेक्शन के राह तक आपको लेके जाए। इस कारण से अगर आप पहले से पेड क्लास कर चुके हो तो आपको उसकी एबीसीडी पता है, अब आपको नहीं जोड़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कोचिंग की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जो एक बार कोचिंग लिए हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, फिर भी चाहते हैं कि हम पेड क्लास से अपनी बोल सकते हो कि जो एक उनका टाइम टेबल है, एक जो उनका क्या होता है कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी के बजाय क्या कर सकते हैं, कोचिंग। और सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है। सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है, कोचिंग के साथ भी। तो जो नया बच्चा है, जो लगता है कि हम कंफर्टेबल नहीं है, अकेले से नहीं हो पाएगा, वो कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। और जो बच्चा 3-4 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं बोलूंगा सेल्फ स्टडी, और फिर आपको किस पे डिपेंड करना है, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स पे और किस पे, आपको टेस्ट पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करना है। रही बात बुक की, तो कौन सी बुक पढ़ाई जाए इसको मैं बताता हूं। जैसे ये सारी क्लासेस आपकी परीक्षा प्लस पे फ्री करवाई जा रही है। पेड क्लास से कोई जुड़ना चाहता है तो ये पूरी टीम आपको सबसे बेस्ट टीम दी जा रही है, किसके लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए। और सबसे अच्छी बात मैं आप बता दूं, अभी ऑफर टाइम में रेलवे का कोई भी बैच आप ज्वाइन करोगे, आप चाहे ग्रुप डी का ज्वाइन करो, चाहे एनटीपीसी का, चाहे जेई का, चाहे आरपीएफ का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे फिर आप पुराना बैच एनटीपीसी का या फिर एएलपी का, सभी के जो प्राइसेस हैं ये मात्र 199 चल रहे हैं। इसी 199 में आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस मिल रही है। लाइव क्लासेस के साथ साथ उन्हीं लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, और उसके बाद उन्हीं क्लास की आपको क्या मिल रही है, पीडीएफ भी दी जा रही है।
साथ में आपको बुकलेट पीडीएफ अलग से दी जा रही है, मतलब कि आपकी जो पीडीएफ है ये आप डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो, ये पीडीएफ भी दी जा रही है। और ये बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको स्पेशली रेलवे एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, एकदम क्वालिटी के साथ है, और केवल उतना इसमें दिया जा रहा है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना ज्यादा ना कम। तो आप इन किताबों पर डिपेंड रह सकते हो। अगर आप पहले से भी तैयारी कर रखे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, फिर आप कुछ किताबें हैं, जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप साइंस में केवल 9th हो गया, केवल 10th हो गया और केवल 8th हो गया, या फिर आप लूसेंट की भी साइंस से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो 8, 9, 10 आपको किसकी, 8, 9 और 10 एनसीईआरटी आपको कौन सी फॉलो करनी है, आप 8, 9, 10 एनसीईआरटी फॉलो कर लो। और आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप अगर लूसेंट की जनरल साइंस ले लोगे तो ये भी लगभग एनसीईआरटी के बिहाफ पे बनाई गई है, सब कुछ कवर है। इससे 10 से थोड़ा हाई लेवल की भी जनरल साइंस लूसेंट है तो आपका वहां से कवर हो जाएगा। आप दोनों में से कोई एक किताब पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। बट क्योंकि रेलवे एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लेता है, उनके पैराग्राफ से क्वेश्चन उठा लेता है, उनके पिंक बॉक्सेस येलो बॉक्सेस से क्वेश्चन उठा लेता है, तो इस कारण से अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो सीधे क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी हाईली रिकमेंडेड है। आप कोर्स से जुड़ रहे हो तब भी इन किताबों को पढ़िए, एनसीईआरटी आप पढ़िए। हालांकि आपको जब कोर्स में पढ़ाया जाएगा पूरा एनसीईआरटी अप्रोच में पढ़ाया जाएगा साइंस को, बट फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि आप एनसीईआरटी ले आइए। बहुत महंगी नहीं आती, 70-75 रुपए की एक एनसीईआरटी आती है, और लेके आएंगे तो 3 किताबें आपको 325 रुपए की आराम से मिल जाएगी, 350 के अंदर आप उसे पढ़ लीजिए। एटलीस्ट साइंस तो जरूर पढ़ लीजिए। रही बात जीके जीएस की, तो आपको जो नोट्स दिया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, जो आपको स्टैटिक का नोट्स दिया जाएगा मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो जैसे सामान्य विज्ञान, आप इसके क्वेश्चन जो हल प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के, आप इन्हें लगा लो। साथ में जैसे यूथ की मैथमेटिक्स आ गई है, यूथ की पूरी रीजनिंग है, इनमें जितने भी रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी संग्रह है, और इससे बाहर नहीं होगा। क्योंकि आप ये समझिए कि रेलवे एग्जाम कराता कैसे, आपने देखा करीबन 7 से 8 कैटेगरी, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, और इसमें करोड़ों आवेदन होते हैं। इनके एग्जाम 3-3 महीना चलते हैं और प्रत्येक दिन 2-2, 3-3 शिफ्ट होता है। आप समझ सकते हो कितने शिफ्ट होते हैं। टोटल क्वेश्चन बैंक पे आ जाओगे तो 57 हजार, 58 हजार क्वेश्चन बैंक होते हैं। आप देखोगे रीजनिंग का 16,180 क्वेश्चन बैंक, ये केवल 1-2 साल में आपका क्या होता है, 2023 तक ये बनाया गया, तो केवल मैथ्स के 16,000 क्वेश्चन हो गए, केवल रीजनिंग के 16,000 क्वेश्चन हो गए। ऐसे सारे विषय को जोड़ लोगे तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 50,000। और उस 50,000 क्वेश्चन से कुछ बाहर थोड़ी आएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि आप इनको साथ में क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कोई कहे कि नहीं मेरी किताब ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, अरे कोई मतलब नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर करो, 50,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, 50,000 क्वेश्चन लगा लोगे तो रट जाएगा मुंह जबानी एक एक चीज। बस आपको इन्हीं किताबों को मल्टीपल टाइम फॉलो कर लेना है। ये जो कोर्स से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक बेस्ट किताब आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो एक किताब पिनेकल की इन्होंने नई बहुत बेहतरीन निकाली है, आप इसे रिकमेंड करता हूं, इसे आप ले सकते हो। और सार संग्रह आप ले सकते हो रुकमणी का, इसमें भी 28,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, तो यहां से भी आप मदद ले सकते हो। ये रही जो आपके एक्सटर्नल किताबें। बाकी आप अगर परीक्षा प्लस से जुड़ते हो तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल थेरेटिकल क्लासेस है, थेरेटिकल जो किताबें हैं वो सारी चीजें आपको क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आपका पूछा जा रहा है वो सब कुछ आपका इसमें कवर किया जाएगा। इस बात का हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब आते हैं, ये तो रहा कि भाई हम कोर्स से जुड़े या फिर हम कौन सी किताबें लें या हम सेल्फ स्टडी करें। क्या हमें अभी से टेस्ट देना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए? तो फिर से वही बात, जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकता है, बट अभी टेस्ट और प्रैक्टिस की इतनी आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि आप अभी अगस्त महीने में और सितंबर महीने में अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लो। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ो उसके लिए थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लो कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कि हमसे ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पढ़े तो ये क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पढ़ने का सही तरीका यही होता है। कितने घंटे पढ़े, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी घड़ी देख के नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक आपका दिल करे तब तक पढ़ो। 4 घंटे पढ़ने मन कर रहा है 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ने मन कर रहा है 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ने मन कर रहा है 15 घंटे पढ़ो, और आधा घंटा पढ़ने मन कर रहा है आधा घंटा पढ़ो, लेकिन अपने रुचि के हिसाब से पढ़ो। ऐसा देखा गया है, कई सारे बच्चे 10 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी 4 घंटा पढ़ने वाले बच्चों से भी कम होती है, क्योंकि मन उनका लग नहीं रहा होता है। कभी रील्स देख रहे होते, कभी कुछ पन्ना पलट रहे होते, कभी कुछ कर रहे होते। तो घंटा देख के पढ़ाई नहीं होती, रुचि देख के पढ़ाई होती है। जितना आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, जितना आपका मन लगेगा, उतना ही आपको मिलेगी उसको
आपकी तैयारी उतना ही बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें मैंने आपको कोर्स भी बता दिया। अब इसके अलावा जो प्रैक्टिस वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी प्रैक्टिस की क्लास जो है परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। सुबह 11 बजे आपकी मैथ, आपकी 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे आपकी जीके जीएस और शाम को 6 बजे आपकी क्या हो रही है, साइंस की क्लास हो रही है। तो आप इनको कवर कर सकते हो और प्रैक्टिस भी आपका यहां से चलता रहेगा। तो ये जो बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे तरफ से हो सकती थी वो मैंने बताया। आप लोग अक्सर पूछते हैं तो सर सेफ जोन क्या है, सर कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले समझिएगा कुछ ऐसे जोन हैं जो पिछली बार की वैकेंसी में, जैसे आपका प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, यहां से आपके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। वहीं पे लोवेस्ट कट ऑफ जोन हो गया जैसे गुवाहाटी हो गया, तिरुवनंतपुरम। तो ये फॉर्म ओपन होने के बाद मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको यहां पे जोन का सिलेक्शन करना है, ताकि आपको जोन की वजह से कोई दिक्कत ना हो। अब रही बात की कट ऑफ क्या जाती है, तो एक बार मैंने कट ऑफ की वीडियो अलग से बना दी है प्रीवियस कट ऑफ का। इस बार भी अगर आप एनटीपीसी के सीबीटी 1 की बात करो तो 100 क्वेश्चन में अगर आप कुछ ऐसे हाई जोन से हो, जहां पे रेड जोन से हो, तो 75 से नीचे एक्सपेक्ट मत करना। और अगर आप एक मॉडरेट जोन से हो तो मान के चलना फिर भी आप 60-65 लेके चलना। तो 100 में 60-65-70 लाना भी इतना आसान नहीं होता। कड़ी मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, तब जाके आपके इतना स्कोर आएगा। और आपको इसके लिए लगे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा, और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका कट ऑफ भी, सेफ स्कोर भी। इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ की वीडियो मैंने ये सारी एक एक चीज आपको बताई है। बाकी उम्मीद करूंगा कि आप लोग कोर्स से बहुत जल्द जुड़ोगे। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है, और वहां से आप जैसे ही रजिस्टर करोगे सबसे ऊपर आपको आरआरबी के बैच दिख जाएंगे पेड कोर्सेज के सेक्शन में। नहीं आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल रहा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर जो प्ले स्टोर की लिंक है आपकी परीक्षा प्लस ऐप की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर क्लिक करके सीधा लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और इस कोर्स से जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।